हमारे सभी किसान भाइयों और दर्शकों का उनके चहीते कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। कार्यक्रम में इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि आज है सोमवार और आज का ये कार्यक्रम है हमारा फोन इन कार्यक्रम। तो अगर इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारी फ़ोन लाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन लाइन नंबर है 270-4098। हमारा दूसरा फ़ोन लाइन नंबर है 270-4999। आप जब भी हमें कॉल करें तो जयपुर का STD कोड 0141 लगाना ना भूलें। और इस विषय पर आज जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया हमारे आज के विशेषज्ञ कमल कुमार मंगल। आप संयुक्त निदेशक कृषि हैं, गुणवत्ता नियंत्रण, कृषि भवन, जयपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात कर रहे हैं फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले सर जहन में यही सवाल आता है हमारे किसान भाइयों और हमारे की समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है, इस बारे में आप हमें विस्तृत में बताइए। देखिए, आजकल हमारे किसान भाई जो फसल उत्पादन करते हैं जी, उसमें मुख्य रूप से रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। जी, आपने सुना होगा DAP का नाम, आपने यूरिया का नाम सुना होगा, NPK का नाम सुना होगा। जब कृषि वैज्ञानिकों का कहना यह है कि आप रासायनिक खाद के साथ साथ जो हमारे दूसरे खाद है, जिसमें गोबर की खाद है, देसी खाद है, कार्बनिक खाद है, जैविक खाद है, जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। और अगर मृदा का स्वास्थ्य, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा, जब आप सभी को समन्वित रूप में रासायनिक खाद हो या कार्बनिक खाद हो या जैविक खाद हो, सबको आप समन्वित तरीके से उपयोग करेंगे तो जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी सर, आपने बात की कि रासायनिक खाद के ज़्यादा उपयोग से बहुत सारे नुकसान हैं, चाहे मृदा के स्वास्थ्य की बात करें या मनुष्य के स्वास्थ्य की बात करें। तो इसका सर अधिक मात्रा में अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो अन्य और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे किसान? देखिए, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया, बहुत रिसर्च किया, और उन्होंने ये पाया जो हमारे मुख्य जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसका जो रेशियो होना चाहिए जमीन के अंदर वो होना चाहिए 4:2:1 का। जबकि वर्तमान में इतना ज़्यादा यूरिया खाद का उपयोग होने लग गया कि वो रेशियो बिगड़ करके 10:2:1 हो गया। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, रासायनिक खाद बहुत ज्यादा काम में आ रहे हैं। और चूंकि उसमें जो फसल पैदा होगी या चारा पैदा होगा, वो या चारा पशु खाते हैं, और जो भी उसमें अन्न उत्पादन होता है, सब्जियां होती है, फल फ्रूट्स होते हैं, वो मानव उपयोग करता है। और हमारे मानव के शरीर में भी देखा गया है कि हमारे शरीर में भी रसायन पाए जाने लग गए हैं। तो धीरे धीरे इस बात को कहा जा रहा है कि अगर इसका स्वास्थ्य सुधारना है तो हमें बैलेंसिंग फर्टिलाइजेशन, या जिसको हम कह रहे हैं कि समन्वित पोषक तत्व है, इसको उस रूप में उपयोग करना पड़ेगा कि जैसा वैज्ञानिक सिफारिश हो उतना हम उपयोग करें। जी सर, आपने बात की कि रासायनिक खाद का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके पीछे सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त रासायनिक खाद का उपयोग जो है वो अधिक क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या मतलब रीजन है? क्या ये सस्ता है या फिर इसकी जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा जल्दी है? इसके पीछे 2-3 धारणाएं जी। जब से देश में हरित क्रांति आई, अधिक उत्पादन की आवश्यकता हुई, तो ये निसंदेह सही कहा जा सकता है उस समय हमें आवश्यकता थी। और आज से हमारे अच्छा उत्पादन होने लग गया, हमारी जमीनों में बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, हमारे हाइब्रिड वैरायटीज आ गई है, रासायनिक खादों का अच्छा उपयोग हो रहा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अब किसान भाई उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, किसी से जानकारी नहीं ले रहे हैं, जबकि एक्सेस उपयोग कर रहे हैं। जबकि हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता का मतलब या तो आप मिट्टी का नमूना टेस्ट करिए। जब आप मिट्टी का नमूना टेस्ट कराएंगे तो आपका एक सोइल हेल्थ कार्ड बनेगा। उस सोइल हेल्थ कार्ड में हिसाब लिखा होगा आप जो फसल बोना चाहते हैं उस फसल की इतनी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के हिसाब से इतना माल तो उसमें ऑलरेडी है जो आपका NPK है, और उतना आपको ऊपर से देना है। ये कब पता चलेगा? जब आप उसका मिट्टी का नमूना लेकर के, जो भी उसका तरीका होता है, खेत में 5 जगह से मिट्टी का नमूना लेते हैं, 500 ग्राम मिट्टी का नमूना आप लैब में जमा कराते हैं, फिर लैब में उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, इसको हम सोइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो या तो आप उस सोइल हेल्थ कार्ड के आधार पर, मिट्टी के नमूने की जांच के आधार पर आप उर्वरक का प्रयोग कीजिए, तो उसको हम कहते हैं साहब ये बिल्कुल सही तरीके से आ गया। अगर वो किसी कारण से नहीं हो पाता है तो प्रत्येक जिले में वैज्ञानिकों ने एक POP बना रखा है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप बाजरे की फसल बोना चाहते हैं तो आपको इतना यूरिया, इतना सुपरफास्फेट, इतना DAP देना है। आप मूंग की फसल बोना चाहते हैं, मतलब प्रत्येक फसल का उन्हें कैलेंडर दिया हुआ है, उस कैलेंडर के हिसाब से आप उपयोग करेंगे तो आप सही तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही, ये सही है कि भारत सरकार के द्वारा इन पे बहुत ज्यादा सब्सिडी है, तो वो किसान को सस्ता पड़ता है, परंतु वो पैसा किसी न किसी देश की जनता का है। सब्सिडी का पैसा भी देश की जनता का ही है, और उसका चूंकि अब जमीन में जा रहा है और अधिक उपयोग हो रहा है, तो उसका कोई उपयोग या उसका आप कहते हैं रिटर्न नहीं मिल पाता। तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाद का उपयोग करना चाहिए सर। बिल्कुल, क्योंकि कहा भी जाता है कि अति जो है वो हर चीज की जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब आपने बताया कि रासायनिक का बहुत ज्यादा खाद का उपयोग किसान भाई कर रहे हैं। अब
हम हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि किसान भाई इसका अंधाधुंध उपयोग ना करें, क्योंकि सर मृदा का स्वास्थ्य खराब होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य खराब होगा। निस्संदेह जी। आजकल जो सरकारों की चिंता है, चाहे केंद्र सरकार हो, भारत सरकार या राज्य सरकार, सबकी चिंता मानव स्वास्थ्य को लेकर है। बिल्कुल। जो स्वास्थ्य हमारे नागरिकों का 30 साल पहले था, वो स्वास्थ्य आज नहीं है। जी। कई सारे कारण हैं, और अगर आप बात करते हैं कहीं भी तो वो कहते हैं कि पहले जैसा भोजन नहीं मिल रहा, भोजन में पहले जैसे ताकत नहीं है, पहले जैसा स्वाद नहीं है, हम उसको पोषक तत्व नहीं है। तो उसका एक कारण ये भी है, हमारे किसान खुद कहते हैं गांव में कि जैसे जमीनों में पहले देसी खाद डालते थे, गोबर की खाद डालते थे, उससे जो अन्न उत्पादन होता था स्वास्थ्य, उसका स्वाद कुछ और था। आज रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं और एक लेवल तक वो मजबूरी होगी। पर मैं फिर निवेदन करता हूं किसान भाइयों से कि आप अपने मिट्टी का नमूना लेकर के, जो भी आपके निकटतम प्रयोगशाला है, राज्य सरकार राजस्थान के अंदर 101 प्रयोगशालाएं हैं, वो आपके निकटतम कस्बे में उपलब्ध है, आपके निकटतम जो जिला मुख्यालय वहां पे उपलब्ध है। आपका जो कृषि विभाग का कार्मिक है, हमारे जो कृषि परीक्षक है, हमारी जो कृषि सहायक कृषि अधिकारी है, आप उनसे संपर्क करिए। लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारे कार्मिक हैं, आप उनको दे दीजिए, वो आपको तुरंत जांच करवा करके मिट्टी के जो हेल्थ कार्ड बनेगा वो आपको लाके देंगे। आप उसकी जांच के आधार पर अगर आप उपयोग करते हैं रासायनिक खाद का, जो भी आपका डीएपी, यूरिया, एसएसपी जो भी आप उपयोग करते हैं, तो निस्संदेह आप उस दिशा में बढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं बैलेंस फर्टिलाइजेशन। जी सर, आप बात कर रहे हैं बैलेंस फर्टिलाइजेशन की कि अगर मिट्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो अगर हम मृदा की, जैसे आपने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, तो सर अगर मिट्टी के नमूने की जांच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सर? क्या क्या चीज़ें की जांच की जाती है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है जब मृदा का सैंपल किसान भाई लैब में देकर आते हैं? तो देखिए, जब हम इसको पूरा विस्तृत रूप में देखते हैं जी, तो मानव स्वास्थ्य के लिए या मृदा स्वास्थ्य के लिए, फसलों के स्वास्थ्य के लिए लगभग 17 तत्वों की आवश्यकता होती है जी, जिसमें मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जी, जो 3 तरह के तत्व होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इनके स्वास्थ्य के और बढ़वार के लिए और अन्न उत्पादन के लिए जी। साथ ही एक होता है सूक्ष्म तत्व जी, मतलब उसका नाम होता है सूक्ष्म तत्व, इसलिए रखा गया कि सूक्ष्म आवश्यकता होती है उसको, बहुत कम आवश्यकता उसकी होती है, जिसमें आपका जिंक है, आपका आयरन है, आपका कॉपर है, इस प्रकार के 7 तत्व होते हैं। और जब हम उसकी कमी हो जाती है तब आप ये देखिए उसकी कमी से कोई को रोग दिख जाता है, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। और उसमें ये भी पता लगता है कि इसमें अगर ये आपकी पत्ती पीली पड़ रही है, पत्ती ऊपर के सिरे से पीली पड़ रही है, तो वैज्ञानिक बता देंगे जैसा अभी कॉपर की कमी से, मतलब उसका सबका लक्षण दिखता है। अगर बोरोन है तो बोरोन की कमी का उसका लक्षण साफ दिख जाएगा, मोलिब्डेनम है उसकी कमी का लक्षण साफ दिख जाएगा। तो जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको दोनों तरह टेस्ट होगा, उसमें एनपीके की कितनी मात्रा देनी है ये पता लग जाएगा, और सूक्ष्म तत्व है जी, उसकी मात्रा कितनी देनी ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म तत्व महंगे आते हैं। तो आपको ये अगर उससे पता लग जाएगा कि जितनी आपकी आवश्यकता होती है दे पाएंगे, तो आप अपनी जमीन का स्वास्थ्य बचाएंगे, साथ में जो आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उसको आप बचा पाएंगे, और एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट हमारे किसान भाई ले पाएंगे, अपनी अच्छी फसल ले पाएंगे। सर आपने आधार की जैसे अभी यहाँ पर बात की कि कितनी जो चीजें हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, तो अगर मैं बात करूं आधार मात्रा की, तो आधार मात्रा क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। आधार मात्रा का मतलब यह है कि जब हम फसलों में उर्वरक का उपयोग करते हैं जी, तो हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक बार में नहीं, फसल की जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय उसको बेसल डोज की आवश्यकता पड़ती है जी। आपने जमीन में बीज डाला है और बीज का अंकुरण होगा, अंकुरण होने के साथ ही उसको भोजन चाहिए, तो उसको बोलते हैं बेसल डोज। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे जो नाइट्रोजन है वो उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन की निर्धारित मात्रा है तो उसकी आधी मात्रा में बुआई के समय देनी चाहिए, और साथ में जो हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, चाहे आपका डीएपी हो या सुपर फास्फेट हो, उसकी पूरी मात्रा, क्योंकि उसका मूवमेंट कम होता है, वो बुआई के समय दे देनी चाहिए। फिर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब आपकी फसल उग जाए, फसल की बढ़वार हो, जब आप पहली सिंचाई करेंगे, आप दूसरी सिंचाई करेंगे, तो जो शेष बची हुई मात्रा आपके यूरिया की है, नाइट्रोजन की है, उसको आप टुकड़ों में देंगे, तो उससे उसका नुकसान कम होगा और फसल को उसकी प्राप्ति ज्यादा होगी। तो जो पहली जो आप दे रहे हैं बुआई के समय, उसको तो बेसल डोज कहा जाता है, आधा डोज कह सकते हैं, और जब बाद में आप खड़ी फसल में दे रहे हैं उसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं जी। तो सर जैसे कि आज हम कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों और दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, अगर हमारे किसान भाई इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहें या जो भी सरकार की इससे रिलेटेड और योजनाएं हैं उसकी अगर उनको जानकारी लेनी हो, तो इसकी जानकारी सर हमारे किसान भाइयों को कहाँ पर मिलेगी? वैसे तो किसान भाइयों लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि विभाग के कार्मिक है, कृषि परीक्षक मौजूद है जी, और 5-6 कृषि परीक्षकों के ऊपर एक सहायक कृषि अधिकारी होते हैं जो हर कस्बे में हैं जी। 3-4 जो ब्लॉक होते हैं पंचायत समिति, उन पर हमारा एक सहायक कृषि निदेशक कृषि बैठता है, हर जिला मुख्यालय में कृषि विभाग के हमारे जोन डायरेक्टर्स बैठते हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अभी हम अलग अलग टाइप के मूवमेंट चलते हैं, अभियान चलते हैं। मैं आपको निवेदन करूं 12 मई से 12 जून तक राजस्थान सरकार का कृषि विभाग एक समन्वित पोषक तत्व अभियान चला रहा है, किसानों को जानकारी देने के लिए कि हमें किस प्रकार से
जो हमारे ये उर्वरक है इनका प्रयोग करना है, मिट्टी की जांच के आधार पर करना है। प्लस आजकल आपको जानकारी दें कि नए नए खाद आने लग गए, तरल खाद आने लग गए, नैनो फर्टिलाइजर्स आने लग गए, जिसके बारे में अभी थोड़ी भ्रांतियां चल रही किसान भाइयों में, नैनो यूरिया के बारे में, नैनो डीएपी के बारे में, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो 12 मई से 12 जून तक ये हमारे अभियान चल रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वहां किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। एक अभी और अभियान चलने वाला है बहुत बड़ा, 29 मई से लेकर 12 जून तक भारत सरकार का अभियान है, वो विकसित कृषि संकल्प अभियान जी। इसकी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और ये 29 मई से शुरू होने वाला है। लगभग ये भी सभी जगह कवर करेंगे, सभी कस्बों को, सभी ग्राम पंचायतों को। और फिर भी किसान भाई कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो जो हमारा कृषि विभाग का टोल फ्री नंबर होता है 1800-180-1551, उस पर आप कभी भी बात कर सकते हैं। उस पर आप जब बात करेंगे तो आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। उस समय जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन नोट कर लेंगे, आपका फोन नंबर नोट कर लेंगे और आपको जवाब प्राप्त करके सही तरीके से आपको वापस रिकॉल करेंगे, वापस रिकॉल किया जाएगा। सर अभी जैसे आपने बात की कि जैसे आपकी बात में मुझे एक चीज शब्द सुनाई दिया, नकली। तो आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि सर हमारे किसान भाई जो गांव ढानी में किसान भाई हैं, कभी कभी सुनने को मिलता है कि नकली डीएपी खाद लेकर आ जाते हैं। हाँ, ये ऐसा हाँ, हमारे जो किसान भाई हैं सर, इसकी पहचान कैसे करें, और अगर इस तरह की अगर वो नकली लेकर आते हैं कोई भी खाद तो वो कैसे बचें इसके लिए? ये बहुत आवश्यक है। आजकल किसान भाइयों को पता है कि किसान भाई चूंकि खाद का प्रयोग करने लग गए हैं जी। और जो असामाजिक तत्व होते हैं, कई बार जब बुआई का पीक सीजन होता है, बुआई चल रही होती है, थोड़ी सी खाद की कहीं शॉर्टेज से महसूस होती है जी। तो हमारे किसान भाई इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। नकली डीएपी कैसे बनता है? ये असली कंपनियां होती है, ब्रांडेड कंपनियां होती है, उनके कट्टे प्रिंट करा लिए जाते हैं जी, अच्छी सी कंपनियों के, और उसमें ये दानेदार जिप्सम है या और जो अवांछित तत्व होते हैं वो भर देते हैं और किसान भाई भ्रांति में आकर के उनका उपयोग कर लेते हैं। उनका पैसा भी जाता है और उसमें जमीन में कोई फायदा नहीं मिल पाता है। इसके लिए तो मेरे किसान भाई से ये निवेदन है कि आप जब भी कभी कोई भी उर्वरक, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, किसी प्रकार का भी एनपीके हो, आप जब खरीदें तो जो लाइसेंस शुदा विक्रेता है, मैं आपको निवेदन करता हूं कि राजस्थान में कृषि विभाग ने लगभग 26,000 से अधिक विक्रेताओं को लाइसेंस दिया हुआ है जी। तो और सोसाइटियां भी हमारे यहाँ पे हैं, गांव में जीएसएस है, केवीएसएस है। तो आप जब भी आदान क्रय करें तो लाइसेंस शुदा विक्रेता से खरीदें। आप कभी भी चुपचाप जो गांव ढाणियों में सप्लाई कर देते हैं उनसे आप नहीं खरीदें। नंबर 2, जब आप खाद खरीदें तो उसे बिल अवश्य मांगे। आप ये भी ध्यान रखिए कि जितने भी खाद की बिक्री है किसी प्रकार की, आज वो पोस्ट मशीन के माध्यम से आपको पोस्ट पे अंगूठा लगाना होगा या आपका आधार कार्ड देना होगा, आपके आधार नंबर होंगे, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि अगर बिना पोस्ट के कोई आपको खाद दे रहा है तो उसमें किसी प्रकार की शंका हो सकती है। तो आप पहली बात तो आप लाइसेंस शुदा विक्रेता से खरीदें, नंबर 2 आप पोस्ट से खरीदें, और फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत कृषि विभाग को संपर्क करें, टोल फ्री नंबर से संपर्क करें या राज्य स्तर पर कंट्रोल पर संपर्क करें। उसको हम लोग इस तरह का जो नकली डीएपी होता है उसको नहीं बिकने देंगे। तो हमारे किसान भाइयों को बस यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी किसी भी तरह का डीएपी जब खरीदें, कोई भी आदान खरीदें तो रजिस्टर्ड विक्रेता से ही खरीदें, जैसा सर ने बताया। सर अब बात आती है कि कभी कभी आदान का अभाव होता है किसान भाइयों के पास। अगर मुख्यतः अगर हम बात करें, बात चल रही है डीएपी की, तो अगर किसान भाई के पास मान लीजिए उस समय डीएपी उपलब्ध नहीं है तो वो ऐसे में और क्या कर सकता है? कोई सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है इसके लिए किसान भाइयों के लिए? जो बात आपने पहला सवाल पूछा था कि नकली डीएपी कई बार बढ़ता है जी, तो किसान भाई में भ्रांति है कि डीएपी ही सबसे बढ़िया है। देखिए, डीएपी एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है और हमें फॉस्फोरस सप्लाई करना होता है और फॉस्फोरस कई सारे सोर्स हैं, वो डीएपी से मिलता है, वो हमें एनपीके से भी मिलता है, वो हमें सिंगल सुपरफॉस्फेट से भी मिलता है। तो आपको जो भी सोर्स उपलब्ध हो, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर 23 प्लांट है, 23 फैक्ट्रियां एसएसपी बनाने की सिंगल सुपरफॉस्फेट की। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट मिलता है, जिंक स्मेल्टर से इनको एसिड मिल जाता है और इन दोनों को मिलाकर के एसएसपी तैयार करते हैं। तो आप अगर डीएपी नहीं मिल रहा तो आप परेशान नहीं हो, आप एसएसपी की तरफ ध्यान दें। आपको आपके आसपास विक्रेताओं पास सिंगल सुपरफॉस्फेट मिल जाएगा, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कृषि विभाग लगातार सलाह देता है कि आपके डीएपी में जो तत्व होता है वो 1846 होता है, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, जबकि सिंगल सुपरफॉस्फेट 16% सिंगल सुपरफॉस्फेट होता है। साथ ही उसमें आपको 11% ये आपका सल्फर मिलता है, कैल्शियम होता है, रॉक फॉस्फेट से तैयार होता है। तो जो किसान भाई तिलहनी फसलों की बुआई करते हैं, दलहनी फसलों की बुआई करते हैं, उनको तो सिंगल सुपरफॉस्फेट ज्यादा मुफीद होता है। अगर आप इसमें देखते हैं, हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं 3 बैग सिंगल सुपरफॉस्फेट के और साथ में 1 बैग यूरिया मिला दो आप, तो बिल्कुल एक डीएपी कट्टे के बराबर काम करता है। तो आपकी जमीन के लिए आपको एसएसपी अच्छा है। आप केवल और केवल डीएपी के पैसे न दौड़ें। डीएपी नहीं मिलता है तो आप जो दूसरे हमारे पास विकल्प है, एनपीके भी है, सिंगल सुपरफॉस्फेट भी है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अन्य विकल्पों की तरफ भी हमारे किसान भाई जा सकते हैं। सर अब जैसे आपने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी की जांच कराए किसान भाई। अब अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारा कोई भी किसान साथी या कोई भी दर्शक अपना खेत में मिट्टी की नमूने
नमूना की जांच नहीं करवा पाता है, तो ऐसे में सर अन्य और कौन कौन से उर्वरक हैं जिनका उपयोग वो कर सकता है किसान भाई, बिना अगर मिट्टी की जांच कराए अगर वो खेती करना चाहता है तो? देखिए, अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करा पा रहे हैं किसी कारण से जी, तो प्रत्येक कृषि विभाग के द्वारा प्रत्येक जिले में एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जारी की जाती है। और पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या होता है कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो जांच करते हैं, इवन वो ये भी जांच करते हैं कि जो जमीन भारी है उसमें कितना खाद देना चाहिए, जो जमीन हमारे लाइट सोइल्स है उसमें कितना खाद देना चाहिए, जो सिंचित जमीन है उसमें कितना खाद देना चाहिए, जो असिंचित है उसमें कितना खाद देना चाहिए, क्योंकि सिंचित की जो मात्रा होती है वो असिंचित में ज्यादा काम नहीं आती, तो उसकी मात्रा आधी कर दी जाती है। तो किसान भाई वहाँ कृषि कार्मिक संपर्क करके और वो जो पीओपी के हिसाब से पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से जो हमारी सिफारिश की गई है उसके हिसाब से खाद का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अब चूंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब किसान भाई किसी सोसाइटी पे या किसी आदान विक्रेता के खाद खरीदने जाएंगे तो वहां पर हम डिस्प्ले करा रहे हैं, वहां इस प्रकार के बैनर लगवाएंगे जिसमें उसकी मात्रा लिखी होगी। अगर उनको बाजरा बोना तो इतनी खाद देना है, उनको अगर मूंग बोना तो इतना खाद देना है, उनको अगर मूंगफली बोना तो इस मात्रा में खाद देना है। तो आपको किसान भाई ये ध्यान रखना है कि जो मात्रा निर्धारित की गई है आप उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दें। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अंत में सर एक सवाल और जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। कई बार सर किसान जो होते हैं हमारे किसान अमानक और घटिया कृषि आदानों से बहुत परेशान रहते हैं, वो ले आते हैं। तो सर इसकी शिकायत अगर किसान भाई करना चाहें तो वे किस तरह से इसकी शिकायत कर सकते हैं, उसका निवारण किस तरह से किया जाता है? देखिए किसान भाइयों, ये भी एक समस्या है कि कई बार जो हमारे आदान विक्रेता होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो अधिक मुनाफे के लालच में आकर के और अमानक या सबस्टेट क्वालिटी के इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, इनपुट होते हैं, उनका विक्रय करना शुरू कर देते हैं। कृषि विभाग के अंदर हमारे 744 निरीक्षक कार्य थे पूरे राज्य के अंदर, किसी जिले में 10 है, 12 है, 25 तक भी है, पर ये 744 इंस्पेक्टर पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। और अभी चूंकि खरीफ का सीजन शुरू हो गया है, बीज आना शुरू हो गया है, खाद पर्याप्त मात्रा में है, कीटनाशक भी है, तो कृषि विभाग ने अभी 15 मई से 10 जुलाई तक अभियान चला रखा है। इसको बोलते हैं गुण नियंत्रण अभियान। तो हमारे इंस्पेक्टर से सभी दुकानों पे, सभी सोसाइटियों पे, सभी जितने भी आदान विक्रेता है, इवन कंपनियों में, फैक्ट्री में, वहां भी जा रहे हैं। किसी किसान भाई को ये महसूस होता है कभी मेरे को ये डाउटफुल है, मेरे को लग रहा है शंका है कि सही नहीं है, तो तुरंत वो कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो टोल फ्री नंबर आपके पास है, तो उस आप टोल फ्री नंबर से बात कर सकते हैं। जहां से भी आपका ये मैसेज आएगा, तुरंत हमारे उस निकटतम जो हमारे इंस्पेक्टर वो वहां पे टीम हमारे बिल्कुल 1 या 2 घंटे में टीम पहुंच के कार्रवाई करेगी। साथ में आप जब आदान खरीदें तो आप बिल अवश्य मांगे। जी, दुकानदार से जब आप बिल की मांग करेंगे तो हमारा दुकानदार समझ जाएगा कि हमारे किसान भाई है, ये एडवांस किसान है, ये जागरूक किसान है, स्मार्ट किसान है। फिर आपसे कहेगा रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको अंदर से लाके देता हूँ। बिल्कुल। तो आप कहिए भैया मुझे बिल चाहिए, वो कहेगा टैक्स लगेगा, कोई बात नहीं आप टैक्स लीजिए पर बिल जरूर दो मुझे, बिल आवश्यक है मेरे को, और मैं कहा गया कि बिल चाहिए। तो आप जब बिल मांगेंगे तो आपको इस चीजों आप बच पाएंगे। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया आपने आज हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम में सर समय की थोड़ी सी सीमा है, लेकिन कार्यक्रम में जाने से पहले एक अंत में आपसे संदेश चाहेंगे। जितने भी हमारे दर्शक आज कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं, हमारे किसान भाई देख रहे हैं, सबका चहीता ये कार्यक्रम है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे किसान? देखिए किसान भाइयों, कृषि विभाग चाहे केंद्र से हो या राज्य सरकार से हो, ये आपके खुशहाली के लिए, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और हमारे कृषि विभाग में बहुत सारी योजना चलती है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, फार्म पॉन्ड की योजना चल रही है। आप अपने खेतों में फार्म पॉन्ड बनाइए ताकि उसमें अधिक से अधिक बरसात का पानी भरे और हमारी जमीनों को जलस्तर बढ़े। साथ ही तारबंदी का भी बहुत अच्छा योजना हमारी चल रही है, जो आवारा पशुओं से बचाने के लिए आप तारबंदी करा सकते हैं। और साथ ही जो हमारे स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए मेरा फिर आपसे निवेदन है कि आप ये समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है, इसमें आप ध्यान दीजिए। आप केवल रासायनिक खाद की तरफ मत भागिए। रासायनिक खाद के साथ हमें देसी खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट जो आसानी से बन जाता है हमारे घरों में, हम केंचुआ खाद तैयार कर लेते हैं, उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। हमारे जो बायो फर्टिलाइजर जैविक जो जैव उर्वरक होते हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जब आप सबको मिला के समृद्ध खेती करेंगे, निसंदेह जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो देश हमारा खुशहाल होगा। ये मेरा तो यही मैसेज किसान भाई के लिए है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और बिल्कुल सर आपने सही कहा, पहला सुख निरोगी का है, क्योंकि अगर मृदा स्वस्थ रहेगी तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो हम आशा करते हैं किसान भाइयों आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। ये हैं कमल कुमार मंगल जी, जिन्होंने आज हमें जानकारी दी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। सर, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।